नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर राजेश पांडे आज से यूपी टेट की औपचारिक क्लास लेने जा रहा हूं। अब हम पहले ये बताते हैं कि कौन कौन से पार्ट यूपी टेट के प्राथमिक स्तर पर आते हैं। जैसे पहला पार्ट है प्राथमिक स्तर पर जो आता है वो है हिंदी। सबसे महत्वपूर्ण हिंदी ही, क्योंकि 30 नंबर का ये रहेगा और 30 में अगर मेहनत किया जाए तो 28, 29, 30 नंबर प्राप्त किया जा सकता है। अब जो सिलेबस दिया है उससे इतर भी कुछ प्रश्न हिंदी में आते हैं। इसकी चर्चा हम एक एक विषयवार होगी, लेकिन ये जानिए कि हिंदी जिसका कम हो गया नंबर, उसके पास होने की संभावना ही कम हो जाती है। दूसरा पार्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण, वो है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, या अब इसको कहते हैं बाल विकास। यही है, बाल मनोविज्ञान कहिए या बाल विकास कहिए। पहले उसको बाल मनोविज्ञान कहा जाता था, अब उसको कहते हैं बाल विकास। ये भी 30 नंबर का आता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है टेट के लिए, क्योंकि जो अध्यापक बच्चों के बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को नहीं समझता, वो विषय वस्तु के ज्ञात होने पर भी अच्छा टीचर नहीं कहलाता है। तो मनोविज्ञान इसी नाते अध्यापक प्रशिक्षण का मुख्य हिस्सा है और बालक को समझने और बालक को समझाने दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इसलिए यूपी टेट में इसकी भूमिका प्रमुख है। अब तीसरा है गणित। गणित जो पार्ट है, इसको बहुत लोग डरते भी हैं, लेकिन 30 में 30 मिलता भी इसी में। गणित पार्ट महत्वपूर्ण क्यों है कि प्राथमिक शिक्षा में माना जाता है कि सभी शिक्षकों को गणित का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसमें कोई स्पेसिफिक टीचर तो लगता नहीं है कि ये साइंस के लग जाएंगे, ये मनोविज्ञान मतलब वहाँ विज्ञान के अलग टीचर की भर्ती लिया है। खैर टेट ने वो मिडिल में कि भाषा शिक्षकों के लिए, लेकिन कभी आज तक भर्ती हुआ नहीं। गणित की जानकारी सभी शिक्षकों को होनी चाहिए, इस नाते गणित का पार्ट रखा गया है 30। चौथा पार्ट है पर्यावरण। पर्यावरण, ये भी नंबर इसमें मिलता है, अच्छा नंबर इसमें मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग पर्यावरण को ऐसे तटस्थ मान करके बेहतर तैयारी नहीं करते, 30 नंबर इसे छोड़े रहते हैं। और उसमें पांचवा पार्ट है 2 भाषाएं आवश्यक है। तो हिंदी तो एक भाषा हो गई, अब दूसरा या तो आपको संस्कृत लेना है या तो आप अंग्रेजी लीजिए और या तो आप उर्दू लीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोग संस्कृत लेते हैं, हिंदी के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो संस्कृत का, क्योंकि 30 क्वेश्चन इसका भी आता है और 30 में से यदि हिंदी आपको तैयार है तो 15-16 क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत का कॉमन मिल जाता है। लेकिन फिर भी जिनकी भूमिका पृष्ठभूमि अंग्रेजी रही है वो अंग्रेजी ही ले लें। फिर भाषा सूत्र में 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 भाषाओं का टेस्ट लेता है यूपी टेट। इस नाते आप हिंदी के साथ संस्कृत ज़्यादातर लेते हैं और संस्कृत लें, यही मेरी राय है। लेकिन अंग्रेजी भी ले लेंगे अगर उनका पृष्ठभूमि अंग्रेजी है, इनको कॉन्फिडेंस है कि हम अंग्रेजी में 30 में 30 या 30 में 28 कर ले जाएंगे, वो अंग्रेजी में। तो इस तरह जो ये प्राथमिक की रूपरेखा है कि हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे, गणित के 30 क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आएंगे और संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे या अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन। अब इसमें देखिए हिंदी, संस्कृत और मनोविज्ञान, अभी 90 नंबर यही हो जाता है और जो अच्छा स्टूडेंट है वो 90 में 80 कर ले जाता है।
तो अब इस पर दबाव ही नहीं बना। पर्यावरण और ये दूसरा एक पार्ट जो है गणित का, गणित जिसका ठीक है वो तो जान लीजिए गेट का, उसको तो पास होना निश्चित है। जिसका गणित ठीक है पास होना निश्चित है, और जिसका गणित अच्छा नहीं है वो गणित की तैयारी करे। कम से कम 15 क्वेश्चन तो इतने ईजी आते हैं कि उसमें साधारण प्रश्न आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम से प्रश्न आते हैं, बहुत आसान से प्रश्न आते हैं। अब लाभ हानि से प्रश्न आता है, पार्टनरशिप पर प्रश्न आता है, मेंसुरेशन के आसान प्रश्न आते हैं। तो यदि आप छोटी छोटी जानकारी भी गणित के बारे में रखते हैं तो 15 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो पास करना प्राथमिक में तो एकदम आसान है। डरते लोग हैं तो डरना परीक्षा में चाहिए, डर के बाद जीत है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता है। और परीक्षा एक ऐसी चीज़ है, उसमें कहा मैं डरता नहीं प्रलय से, मौत से, तूफान से, रूह मेरी कांपती है सिर्फ इम्तहान से। इम्तहान का नाम सुन के ही अच्छे अच्छे को बुखार चढ़ जाता है। इस नाते तैयारी में आप किसी भी चीज़ को छोटा ना समझें, उसकी तैयारी करें। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ना पढ़ाना अलग चीज़ है और परीक्षा देना अलग चीज़ है। इस नाते पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी में जुट जाएं, तब जा कर के आपका अच्छा नंबर आएगा। अब वही उच्च प्राथमिक में भी देखिए हिंदी वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, 30 में 30। सिलेबस भी लगभग सेम है। संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू में से, तो चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे अंग्रेजी लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, ये भी 30 नंबर वही रहेगा। अब 30 हिंदी का हो गया उच्च प्राथमिक में। देखिए उच्च प्राथमिक, इसके टेस्ट में 30 हिंदी और 30 कोई दूसरी भाषा जो भी आप ले, संस्कृत या अंग्रेजी, और 30 नंबर आएगा बाल विकास। बाल विकास जो सेम सिलेबस है, प्रश्न में भी जो प्रश्न की गहराई है उसमें भी खास अंतर नहीं होता है प्राथमिक और उच्च में। ये हम यूपी टेट की बात बता रहे हैं और सेंट्रल टीटी की बात भी बताएंगे, एक में नहीं बताएंगे। इसमें जैसे सेंट्रल टीटी और यूपी टेट में अंतर है कि सेंट्रल टीटी में शिक्षण से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण, मतलब विषय शिक्षण से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आपको पूरा शिक्षण क्लियर रहेगा, शिक्षण की क्लास अलग से ली जाएगी, जिसका शिक्षण क्लियर रहेगा वो उच्च प्राथमिक हो चाहे प्राथमिक हो, सेंट्रल टीटी का पास ही कर जाएगा। सीटेट में नंबर लाना आसान है, बहुत नंबर लाना कठिन है। जैसे आप यूपी टेट में 140 नंबर पा सकते हैं, लेकिन सेंट्रल टीटी में आप कहिए कि हम 140 नंबर पा जाए तो मुश्किल है, क्योंकि इसके प्रश्न का स्तर अलग होता है और यूपी टेट के प्रश्न का अलग होता है। लेकिन यूपी टेट में रटना पड़ता है प्रश्न, ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा किसकी है, ऐसा सेंट्रल टीटी में नहीं आता। सेंट्रल टीटी में बेसिक प्रश्न आते हैं, फंडामेंटल के प्रश्न आते हैं। तो 30 नंबर हिंदी का उच्च प्राथमिक में हो गया, 30 नंबर संस्कृत या अंग्रेजी का हो गया और बाल विकास का। अब जो है 60 प्रश्न जो हैं वो विषय से पूछे जाएंगे। अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको हम मिटा दें पहले, जैसे यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा छोटा है ब्लैक बोर्ड। 60 नंबर उच्च प्राथमिक में विषय से। अब कला संकाय के लिए, कला के लिए 60 और विज्ञान के लिए 60। जो विज्ञान बैकग्राउंड के हैं, जिसने बीएससी किया है, वो तो 60 क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित होगा। उसमें गणित के भी प्रश्न हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, यानी विज्ञान में सब आ गया। विज्ञान और गणित मिला करके 60 प्रश्न आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, और ज़्यादातर विज्ञान के प्रश्न इसमें आते हैं। 30 नंबर समझो गणित का केवल आ जाता है। अब जूलॉजी, बॉटनी का भी प्रश्न आता है। बॉटनी से कम प्रश्न आते हैं, जूलॉजी से अधिक प्रश्न आते हैं।
और केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी प्रश्न आते हैं। तो बहुत सारे लोगों का विषय बहुत दिन से छूटा रहता है, इसलिए जिस बैकग्राउंड के हैं वो, मान लीजिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हुए हैं तो उस पर विशेष ध्यान दें, और जूलॉजी बॉटनी वाले उस पर विशेष ध्यान दें। मतलब जो उनके बैकग्राउंड का है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, और शेष मैथ के प्रश्न दोनों पक्ष के लोग कुछ करेंगे और जो मैथ बैकग्राउंड का है वो ज़्यादा अच्छा करेगा। तो इस तरह से हम लोग विषय में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए गहनता से पढ़ाई आवश्यक है। मार्केट से छोटी सी किताब ले लेंगे 20 पेज की और सोचेंगे कि विषय सारा कवर हो जाएगा। कुछ लोग प्रश्न भी हमारे मित्र पूछते हैं कि कोई किताब बता दीजिए विज्ञान का। कोई किताब विज्ञान की ऐसी जल्दी नहीं लिखी गई है जिससे कि ये सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, जूलॉजी के और बॉटनी के। हैं किताबें, अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी किताब लेनी पड़ेगी। अब नाम तो हम बताएंगे, विज्ञान का जब क्लास लेंगे तो प्रत्येक पार्ट का अलग अलग नाम या सम्मिलित रूप से नाम बताएंगे। लेकिन अब आप आसान वाला लेंगे कि 10-20 रुपए किताब खरीद लें और हमारा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छी किताब मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। अब तुरंत चाहोगे कि 5 दिन पढ़ लें, कोई ऐसी किताब आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। विषय की तैयारी बृहद रूप से करनी पड़ेगी, तब आप 60 प्रश्न में अच्छा कर पाएंगे। जबकि कला में थोड़ा इजी इस नाते है कि हम जीएस पे हमेशा फोकस किए रहते हैं। जल्दी जो लोग जागरूक हैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 पार्ट है और कुछ करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं। लेकिन सब सिलेबस दिया हुआ, उस सिलेबस से पढ़िए कि इतिहास में क्या क्या आएगा। अब पूरा इतिहास शुरू से नहीं पढ़ देना है। जो सिलेबस है इतिहास, भूगोल का भी सिलेबस के अनुसार पढ़ें, इतिहास का भी सिलेबस के अनुसार पढ़ें, और जो पॉलिटिक्स है सबसे गेनिंग वही है। पॉलिटिक्स के बिंदुवार जो दिया हुआ है सिलेबस में कि इस पार्ट है, लोकसभा से प्रश्न आएगा और राष्ट्रपति से प्रश्न आएगा, या संविधान निर्माण से प्रश्न आएगा, या अनुसूची से प्रश्न आएंगे, या संविधान संशोधन से प्रश्न आएंगे। तो एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम बड़े आसानी से 8 के जो लोग हैं वो 60 में बढ़िया प्रश्न 40-45 कर ले जाते हैं। और विज्ञान में भाई थोड़ा ये है कि जिसका टच बना हुआ है वो अच्छा प्रश्न करता है, वरना मैं तो कहता हूँ कि इतना मेहनत कर दो कि 3 ही पार्ट में आप पास हो जाओ लगभग, और चौथे पार्ट की आवश्यकता पड़े ही ना। फिर इसमें ओबीसी जनरल की अलग अलग पासिंग मार्क है। जैसे मान लीजिए 80 मतलब 82 नंबर ही पा गए तो ओबीसी पास हो जाएगा, तो उसके लिए तो और आसान है 80 और ओबीसी से। इन जनरल छात्रों के लिए 90 नंबर जो है लाना उच्च प्राथमिक में। भैया अगर सत्य बोलूं तो ये है कि आपको आज ही से पढ़ाई बढ़िया तरीके से प्रारंभ कर देनी चाहिए, और हिंदी द्वितीय सब्जेक्ट जो है, अंग्रेजी आपका या संस्कृत है, और मनोविज्ञान, इस पे आप पकड़ मजबूत करिए और सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। पास हो जाएंगे तुरंत, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा नंबर मिलता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उच्च प्राथमिक और प्राथमिक में से प्राथमिक बहुत आसानी से पास किया जाता है, लेकिन उच्च प्राथमिक में थोड़ा सीरियस होने की आवश्यकता है। अब मैं ये वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, परंतु ये जरूर है कि मेरे साथ जुड़े रहें, आपका पास होना निश्चित है। और ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मूल वाक्य ही है कि प्रक्रिया बताती है कि परिणाम श्रेष्ठ होगा, और परिणाम बताता है कि प्रक्रिया श्रेष्ठ थी। तो परिणाम हमने 20-22 साल पढ़ाया है, तो जो हमारे यहाँ पढ़े हैं आप उनसे पता लगा सकते हैं। और प्रक्रिया आप मेरा लेक्चर देखिए, अपने आप पता चल जाएगा, आत्मविश्वास हो जाएगा कि हम लोग अवश्य ही इस परीक्षा को बहुत ही आसानी से पास कर लेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज जो मैंने छोटी सी रूपरेखा हर जगह मौजूद है, अब कल से
हम एक एक टॉपिक पर पहले उस विषय का, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस बताएंगे और कैसे प्रश्न आते हैं, पूर्व के प्रश्न बताएंगे कैसे आते हैं, और फिर एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे वर्णमाला से प्रश्न आता है, समास से प्रश्न आता है, संधि से प्रश्न आता है, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग। तो इन सारे चीज़ों को आप पढ़िए, शब्दों को समझिए, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, तो हिंदी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। रस है, छंद है, अलंकार है, उसमें से कम प्रश्न आते हैं यूपी टेट में, और सेंट्रल टीटी में तो अपठित से पूछता है, अपठित से रस पूछ लेगा, इस पंक्ति में कौन सा रस है, भाव पूछ लेगा। यानी संपूर्ण सामान्य हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। उसी प्रकार से मनोविज्ञान के सभी टॉपिकों की चर्चा, जितने भी विषय वस्तु हैं, अलग अलग की जाएगी, क्योंकि भाई ज्ञान प्राप्त करने की दुविधा है, आगमन और निगमन। तो पूर्व के जो प्रश्न हैं उनका सहारा लेंगे हम और बताएंगे कि आगे क्या प्रश्न आएगा। यानी कि लगभग यूपी टेट के प्रश्न आउट रहते हैं। यदि आपने विगत 4-5 यूपी टेट के प्रश्नों को सॉल्व किया है, आपको तो हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, जहाँ जहाँ राज्य सरकारों ने टेट की परीक्षा ली है, सबका अध्ययन करना चाहिए, उनके प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए, उनके स्तर को देखना चाहिए, और उससे आपको बहुत सुविधा मिलेगी। सारे प्रश्न इधर उधर रिपीट होते हैं, कोई नए प्रश्न जल्दी नहीं गढ़े जाते। इसलिए आप जो भी चैप्टर पढ़ें तो विगत वर्षों में जो भी पूछे गए हैं प्रश्न, उनको देखें और देखें, अपना मूल्यांकन करें कि आप कितने पानी में हैं। ये नहीं कि अहंकार से युक्त रहिए कि हम तो बहुत बड़े जानकार हैं, तो आपका नहीं होगा। आप हमेशा अभ्यास करते रहिए, तो आपका निश्चित है ये दोनों परीक्षाएं बिना किसी बोझ के आराम से पास हो जाएंगे आप। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। दिन शुभ हो और आप लोग राय दीजिएगा। अभी भी मेरे पास सदस्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं, कुछ आ गया है, लेकिन ये है कल परसों तक उत्तरोत्तर विकास होगा और लेक्चर और भी प्रभावशाली होगा। धन्यवाद।